हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे परागकोश के बारे में। तो जो परागकोश होता है वो सामान्य रूप से द्विपालीवत होता है, आपको बताया गया था। और जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे एक कुल बताया गया आपको मालवेसी। जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं उनके अंदर जो परागकोश होता है वो एक पालीवत होता है। ठीक है। मालवेसी कुल के पादपों के उदाहरण देखें, जैसे गुड़हल, भिंडी आदि। ठीक है। आपसे पूछे कोई गुड़हल है या फिर भिंडी है, इनका जो परागकोश होगा कितने पालीवत होगा? तो कितने पालीवत होगा? एक पालीवत होगा। ठीक है। अब यदि परागकोश एक पालीवत है तो उसके अंदर कोष्ठों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। ठीक है। या फिर ये बोलें कि एक पालीवत जो परागकोश है उसके अंदर बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। बाकी जो पादप हैं अधिकांशतः उनके अंदर जो परागकोश होता है वो द्विपालीवत होता है। कितने पालीवत होगा? द्विपालीवत होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या था, जो परागकोश है उसके अंदर बीजाणु धानियाँ होती हैं। बीजाणु धानियों में जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, उनका निर्माण होता है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण कहाँ पे होता है? बीजाणु धानियों के अंदर। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं जो लघु बीजाणु धानी है उसकी संरचना और उसका विकास कैसे होता है। ठीक है। संरचना आपको कल बताई, पिछले वीडियो में बताई थी परागकोश की। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। इस तरह से संरचना थी वो, ऐसे। ये ठीक है। इस तरह से ऐसे। अब इसके अंदर गोलाकार संरचनाएं होती हैं 4, इस तरह से, चारों कोनों पर ऐसे। ठीक। इसके अंदर जो स्तरों की संख्या होगी वो 4 होती है। जो सबसे बाह्य स्तर होता है ये, इसको बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं? अधिचर्म। ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड स्तर होगा इसको बोलते हैं अधस्त्वचा। अधस्त्वचा। ठीक है। इसके बाद में जो स्तर होगा उसको बोलते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर। ठीक है। इसके बाद में जो चौथा भाग होता है उसको बोलते हैं टैपीटम। टैपीटम। ठीक है। इसके बाद जो सबसे आंतरिक भाग होता है इसके अंदर, ये वाला, ये चारों में भरना है आपको। तो ये वाला जो भाग है ये होता है बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है। बीच में एक संरचना थी इस तरह से, इसको बोलते हैं योजी। योजी या फिर संयोजी। ये वाली संरचना यहाँ पे इसको बोलते हैं ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ।
ठीक है, तो ये आपको बता दिया था, एक बार दोबारा से देख लिया है अपन ने। अब यहाँ से इसकी और काट को देखें अपन, आंतरिक संरचना को, और यहाँ से ये वाला भाग, ठीक है, इस भाग को अपन ने और गहराई से देखा तो जो संरचना बनती है वो ये संरचना बनती है, ठीक है, ये वाली। इसके अंदर जो ये संरचना है ये, वो इसमें ये वाली संरचना है सबसे ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली संरचना अधिचर्म, और अधिचर्म को बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो परत है अधस त्वचा, ये वाली संरचना, ये अधस त्वचा, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद में ये जो इससे अंदर का जो स्तर है ये 3 कोशिकीय, 1 से 3 कोशिकीय, ये वाला, इसको बोलते हैं मध्य स्तर, मिडिल लेयर, ठीक है। जो सबसे आंतरिक स्तर, चौथा स्तर है, मध्य स्तर के जो अंदर आएगा उसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलेंगे? टैपिटम, ये वाला, ये टैपिटम, ठीक। इसके बाद में ये जो गोलाकार संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं बीजाणुजन कोशिकाएं, या फिर बीजाणुजन ऊतक बोल सकते हैं इसको, बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। ये इसकी संरचना के बारे में बात हो गई। किसकी संरचना? लघु बीजाणुधानी के आंतरिक संरचना, ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं जो लघु बीजाणुधानी है उसका विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको बताया था जो परागकोश होता है उसके अंदर कुछ अविभेदित समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। और उस समूह के चारों ओर जो स्तर होता है वो होता है अधिचर्म, ठीक है। तो अविभेदित समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये आकार व आमाप में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रपशु कोशिकाएं हैं इनके अंदर एक विभाजन होता है, परिणत विभाजन। किस प्रकार का विभाजन होगा? परिणत, प्रपशु कोशिका, ठीक है। इसके अंदर विभाजन होता है परिणत विभाजन, ठीक है। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं इससे, ठीक है। एक तो बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। दूसरे जो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं वो होती हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं,
ठीक है। जब प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनमें जो पहली कोशिकाएं होती हैं वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है इनसे, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है इनके द्वारा तो पराग भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, पराग भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद में जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं इनके द्वारा बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है। जो पराग भित्ति होती है पराग कोश की, उसका निर्माण तो कौन सी कोशिकाओं से, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। और प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण कौन सी कोशिका से, प्रपशु कोशिका से। इसमें विभाजन होगा, परिणत विभाजन। ठीक है। इसके बाद में बीजाणुजन ऊतक का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको उतारना है, इसी तरह से चित्र बनाने हैं। पहले ये वाला चित्र बनाना है, उसके बाद में ये वाला बनाना है। ठीक है। देखिए, पराग कोश या लघु बीजाणु धानी के परिवर्धन में दो भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो होता है पराग भित्ति। ठीक है। और दूसरा होता है बीजाणुजन ऊतक। ठीक है। पहला तो कौन सा हो गया, पराग भित्ति। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, बीजाणुजन ऊतक। बात करते हैं फर्स्ट की, पराग भित्ति। ठीक है। पराग भित्ति का निर्माण किससे हुआ, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उसके द्वारा होता है। पराग भित्ति होती है जो, इसको अपन और बोल सकते हैं परागधानी भित्ति। इसे परागधानी भित्ति भी कहते हैं। इसका विकास प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति में 4 भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है जो होता है अधिचर्म, बाह्य त्वचा। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिडर्मिस। एपिडर्मिस
ठीक है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है अधस त्वचा। अधस त्वचा, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ठीक। तीसरा जो भाग होता है वो होता है मध्य स्तर। मध्य स्तर, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। चौथा जो भाग होता है वो होता है टैपिटम। टैपिटम, इसको बोलते हैं पोषूतक। पोषण के रूप में उपयोग में लिया जाता है इसको, ठीक है। इधर देखो एक बार, ये जो संरचना है किसकी है? परागभित्ति की है, ठीक है। कितने स्तर हैं इसके अंदर? 4 स्तर हैं। कितने? 4 स्तर हैं, ठीक है। सबसे जो बाह्य स्तर होता है वो होता है अधिचर्म, ये वाला, ठीक है। इसमें ये वाला अधिचर्म, ठीक है। कैसा होता है? एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय होता है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा स्तर होता है वो होता है अधस त्वचा। क्या होता है? अधस त्वचा, ये वाला, ठीक है। ये किसके नीचे पाया जाएगा? अधिचर्म के नीचे। और किसके ऊपर पाया जाएगा? मध्य स्तर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये इनको बोलते हैं अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ। अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे जो ये स्तर है, ये वाला स्तर, ठीक है। ये कौन सा स्तर है? टैपिटम। टैपिटम को और क्या बोलते हैं? पोषूतक। क्यों बोलते हैं पोषूतक? क्योंकि ये पोषण के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं गोलाकार, ठीक है। ये सारी जो संरचनाएं हैं ये बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं हैं, या फिर बीजाणुजन कोशिकाएं बोल सकते हैं इनको, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में। नंबर 1 अधिचर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। यह पराग भित्ति की सबसे बाह्य परत होती है, इसलिए इसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं, ठीक है। यह एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। कार्य क्या होता है इसका? यह परागकणों या लघु बीजाणुओं की सुरक्षा का कार्य करती है, ठीक है। जो फर्स्ट परत है अधिचर्म, इसका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होता है?
जो बीजाणुधानी के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं या फिर लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, उनकी सुरक्षा का लघु बीजाणुओं या परागकणों की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरी परत देखते हैं। दूसरी परत है अपनी अधस त्वचा। अधस त्वचा अधस त्वचा इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, लिखना इसके बारे में, यह अधिचर्म के नीचे स्थित होती है। यह एकल परत के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाओं की आंतरिक भित्तियों पर अल्फा सेलुलोस की पट्टियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ आर्द्रता ग्राही होती हैं, जो वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, अर्थात परागकोश के परिपक्व होने पर उसके फटने में सहायक होती हैं और परागकणों के प्रकीर्णन में सहायक होती हैं। ठीक है, परागकणों के प्रकीर्णन में सहायक होती है। ठीक है, परागकणों का प्रकीर्णन क्या होता है? जो परागकण होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागकणों का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, चित्र है, बार बार प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तभी बैठेंगे ये समझ में। आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया है इसकी PDF आपको आज ही डाल दी जाएगी अभी। ठीक है, तो बोर्ड पर जो वर्ड आपको यदि समझ नहीं आए तो आप लोग जो PDF डाला जाता है उसमें देख लिया करें। ठीक है, धन्यवाद।